हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर एन चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो आज जो अपनी यूनिट सेकंड है उसका मैं कौन सा लेक्चर लेके आया हूँ? 6 नंबर का लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे सीएफटी थ्योरी की। देखो, लेक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 के अंदर मैं बीबीटी सिद्धांत करवा चुका हूँ, बीबीटी सिद्धांत करवा चुका हूँ, समीकरण करवा चुका हूँ और उसकी लिमिटेशन करवा चुका हूँ। आपको करवा दी और अच्छे से याद करवा दी, ठीक है ना। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, वो हम करेंगे सीएफटी थ्योरी, मतलब क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि बीबीटी सिद्धांत किसने दी थी? पाउली ने दी थी। बीबीटी सिद्धांत किसने दी थी? पाउली ने। और अब मैं सीएफटी के बारे में जो डिस्कशन करेंगे, तो सीएफटी के बारे में बता देता हूं। देखो, सीएफटी का पूरा पोर्शन हमारे सिलेबस में दे रखा है। सीएफटी थ्योरी दे रखी है, उसके बाद सीएफटी ने जो अपने एग्जांपल लिए थे, जैसे अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, समतल वर्गाकार स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पर अपनी थ्योरी को अप्लाई किया था। उसके बाद उसकी एप्लीकेशन आएंगी, ठीक है ना, किसकी? सीएफटी की। उसके बाद उसकी लिमिटेशन आएंगी। तो मतलब कहने का मतलब हुआ कि सीएफटी थ्योरी की तो कंप्लीट हिस्ट्री हमारे सिलेबस के अंदर है, इसलिए सीएफटी कंप्लीट रूप से हमारे सिलेबस में। बीबीटी के बारे में तो मैंने बोला था ही आप लोगों के लिए कि बीबीटी सिद्धांत हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, बीबीटी की कमी हम लोगों के सिलेबस में थी। मैंने आप लोगों के लिए 11 एप्लीकेशन करवा दी थे। कितनी एप्लीकेशन करवा दी थी? 11। चलो ठीक है। अब देखो, सुनो मेरी बात। जिन स्टूडेंटों ने नोट्स बनाना चालू नहीं किया, भैया आप नोट्स बनाना चालू कर दो आप लोग, ठीक है ना। और जिनने पढ़ाई चालू नहीं की है, वो पढ़ाई चालू कर दो, क्योंकि आपको टाइम निकलता जा रहा है और बाद में भी, आज नहीं तो बाद में आपको चीजें कवर करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। जिन स्टूडेंटों ने पढ़ाई चालू कर दी, वो बहुत अच्छी बात है कि वो चीजों को कवर कर रहे हैं, अभी से पढ़ना चालू कर दिया, क्योंकि कॉमन सी बात है, बाद में उन पर प्रेशर कम पड़ेगा। क्यों कम पड़ेगा? क्योंकि वो तो पढ़ते चल रहे हैं, उनकी चीजें तो क्लियर होती चल रही है। लास्ट टाइम में इतना सारा सिलेबस है, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिन लोगों ने पढ़ाई चालू नहीं की है, वो पढ़ाई चालू कर दो। और नोट्स में बनवाता चल रहा हूं, नोट्स मेरे साथ साथ आप बनाते चलो, ठीक है ना। और जो पढ़ाई कर रहे हैं वो तो बेस्ट है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना। तो आज बात करते हैं हम लोग। तो देखो, सुनना मेरी बात ध्यान से। आज के लेक्चर में मैं सिर्फ समझाना ही समझाना है मुझे। आज के लेक्चर में सीएफटी थ्योरी ऐसा समझा दो, बिल्कुल आपके दिमाग में फिट कर दूंगा। सीएफटी थ्योरी को बिल्कुल आपके दिमाग में बिल्कुल फिट कर दूंगा, मतलब आप ये बोल देंगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, याद हो गई। तो आज के लेक्चर में तो मुझे समझाना ही समझाना है। जो अगला लेक्चर आएगा 7वें नंबर का, 7वें नंबर के लेक्चर में जो भी चीज मैं आज समझाऊंगा, उसको मैं आप कॉपी के मतलब कॉपी के अंदर लिखवा दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। इसलिए जितना भी फोकस है आप लोग मेरे ऊपर करके रखना, जब तक कि मैं लेक्चर को खत्म नहीं कर देता। एक बार फिर सुन लेना, आपका जितना भी फोकस है वो मेरे ऊपर रखना। कब तक? जब तक कि मैं लेक्चर को खत्म नहीं कर देता। क्योंकि आज हमें जो सीएफटी थ्योरी है, वो आज का टारगेट है, कैसे भी करके हम लोगों को सीएफटी थ्योरी बिल्कुल 100% समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल पूरे कॉन्सेप्ट के साथ कि क्या बात बोली थी, क्या बात नहीं बोली थी उसने, ठीक है ना। तो चल करते हैं अपने लेक्चर की शुरुआत। तो देखो, मैं लिख देता हूं आज का लेक्चर, आपको पता है क्या? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। उसके बाद में इस पर डिस्कशन करते हैं कि इसने क्या बातें बोली थी। तो देखो, आज जो टॉपिक चलने वाला हुआ है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। शॉर्टकट में इसको क्या बोलेंगे? सीएफटी। चलो ठीक है, ये हो गया अपना क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो, जो बीबीटी थ्योरी थी वो किसने दी थी? पाउली ने। बीबीटी थ्योरी किसने दी थी? पाउली ने। तो सीएफटी थ्योरी किसने दी थी? बेथे और वान मलिक। किसने दी थी? बेथे और वान मलिक ने। किसने दी थी? बेथे और वान मलिक। बेथे और वान मलिक। एक बार फिर सुन लेना, जो अपनी बीबीटी थ्योरी थी, बीबीटी थ्योरी किसने दी थी? पाउली ने। और जो सीएफटी थ्योरी थी वो किसने दी थी? बेथे और वान मलिक ने। किसने दी थी? बेथे और वान मलिक ने। तो उन्होंने क्या बताई थी? देखो समझना ध्यान से। उन्होंने बीबीटी की लिमिटेशनों को दूर करने की कोशिश की। हालांकि आगे जाके सीएफटी की भी लिमिटेशन निकलती हैं, जिनको आगे जाके और थ्योरी दूर करती हैं, ठीक है ना। लेकिन बीबीटी और सीएफटी दोनों थ्योरी के अंदर जो सक्सेसफुल थ्योरी थी ना, वो थी सीएफटी। मैं एक बार फिर बता देता हूं कि बीबीटी थ्योरी की कंपेयर में जो सीएफटी थ्योरी थी नहीं, वो सक्सेसफुल थ्योरी थी। क्योंकि सीएफटी ने काफी इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताई थी सीएफटी ने, कि भाई सीएफटी ने जैसे कि कलर प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इतना शानदार तरीका से उसने एक्सप्लेन किया था सीएफटी ने। और वो हमारे सिलेबस में जैसे जैसे अपना सिलेबस चलता जाएगा आपको पता चलता जाएगा अगले बार से में। इसलिए कोई भी अगर आप लोगों से पूछे कि बीबीटी ज्यादा सक्सेसफुल थ्योरी या सीएफटी, तो आपका जवाब होगा सीएफटी। और कॉमन सी बात है यार, पहले बीबीटी आई थी, उसकी लिमिटेशन को किसने दूर किया था? सीएफटी ने। इसका मतलब कॉमन सी बात है, सीएफटी ने अगर उसकी कमियों को दूर किया तो वो अच्छी थ्योरी हुई। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। पहले पॉइंट, मतलब इन्होंने क्या बात बोली थी? मिटा दो इसको। तो किसने? बेथे और वान मलिक। मैं सभी नोट्सों के अंदर लिखवाऊंगा इन सारी चीजों को, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से समझना आप लोग।
देखो उसने ये बात बोली थी इन दोनों साइंटिस्टों ने। देखो पहले मैं बीबीटी के पॉइंट को फोकस करूंगा, फिर उसकी जो कमी है उसको यहां पर वो कैसे दूर करने की कोशिश करता है। बीबीटी ने ये बात बोली थी कि भाई मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना उपसहसंयोजक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उसका नेचर कैसा होता है सहसंयोजक जैसा। मैंने करवाया था आप लोगों के लिए, ये चीज मैंने आप लोगों के लिए करवाई थी और आपको बताई आपकी 9वें नंबर की लिमिटेशन थी। 9वें नंबर की लिमिटेशन में मैंने यही बात बताई थी कि मेटल की तो कौन सी कक्षा भाग लेती है खाली, और लिगेंड की कौन सी भाग लेती है भारी, उनमें ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग मतलब अति व्यापन होता है, तो कॉमन सी बात है सहसंयोजक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। मतलब मेटल और लिगेंड के बीच में जो ये उपसहसंयोजक बनता है उसका नेचर कैसा होता है सहसंयोजक जैसा होता है, मतलब कोवेलेंट जैसा होता है। किसके अकॉर्डिंग, बीबीटी के अकॉर्डिंग। लेकिन सीएफटी इस बात को नहीं मानती। सीएफटी ये बोलती है, देखो ध्यान से बोर्ड पर फोकस करना, सीएफटी ने ये बात बोली थी कि ठीक है भाई हम बात मानते हैं मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, बहुत अच्छी बात है। मतलब लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसके लिए, मेटल के लिए, ठीक है। लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल के लिए, तो कॉमन सी बात है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, मतलब उपसहसंयोजक बंध बनता है। तो इसका नेचर सहसंयोजक जैसा नहीं होता, कोवेलेंट जैसा नहीं होता, क्योंकि आप लोगों को पता है लिगेंड इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर रहा है, मतलब लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन मेटल के लिए दे रहा है, तो कॉमन सी बात है लिगेंड पर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव और मेटल पर कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव। एक बार फिर समझना, बीबीटी ने क्या बोली थी कि ये जो उपसहसंयोजक बंध है ना कोवेलेंट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इसका नेचर होता है सहसंयोजक बंध जैसा, कोवेलेंट बॉन्ड जैसा। लेकिन इस बात को सीएफटी नहीं मानती। सीएफटी ये बोलती है कि जब लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना मेटल के लिए, तो लिगेंड पर कौन सा चार्ज आता है पॉजिटिव। और कॉमन सी बात है यार, अगर लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल के लिए तो इस पर कौन सा आएगा पॉजिटिव, और मेटल पर कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव। मेटल पर कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव और जो नेगेटिव का अट्रैक्शन फोर्स तो कोवेलेंट बॉन्डों में नहीं होता भैया, आयनिक बॉन्डों में होता है। इसका मतलब ये बात निकाल के कोशिश की और उसने ये बताई थी कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो उपसहसंयोजक बंध बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, उसका नेचर सहसंयोजक जैसा नहीं होता, उसका नेचर तो कौन होता है आयनिक जैसा, क्योंकि उनके बीच में एक फोर्स काम कर रहा है, एक बल काम कर रहा है। उसने ओवरलैपिंग को बेस माना था किसने, बीबीटी ने, और इसने ओवरलैपिंग को बेस नहीं माना था, इसने माना था प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल। क्या, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, प्रबल बल कर दो क्योंकि प्लस माइनस का अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है, तो प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, स्थिर विद्युत आकर्षण बल मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। एक बार फिर सुनिए ना, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल, प्रबल बल कर देना कोई दिक्कत नहीं, प्रबल कर दो यहां पर, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग स्टैटिक इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स, अगले पर बात समझे, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो स्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है ना। तो उसने क्या बात बताई थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में यहां पर ही प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल वर्क काम करता है, जिसकी वजह से वो बॉन्ड क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। कहने का मतलब उसका ये हुआ कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो ये उपसहसंयोजक बंध होता है उसका नेचर कैसा होता है, आयनिक जैसा, उसका नेचर कोवेलेंट या सहसंयोजक जैसा नहीं होता। तो पहला पॉइंट उसका क्या हो गया कि मेटल और लिगेंड के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, वो अट्रैक्शन फोर्स काम कौन सा करता है, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो स्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स वर्क काम करता है। उस फोर्स की वजह से इन दोनों के बीच में प्लस माइनस का अट्रैक्शन फोर्स हो जाता है और ये बॉन्ड क्या हो जाता है, स्टेबल। कहने का मतलब उसका कंप्लीट फाइनल बात फिर बोल देता हूं मैं आप लोगों के लिए। उसने ये बताई थी कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, इसका नेचर कैसे होता है, आयनिक जैसा, और बीबीटी का अकॉर्डिंग ये नेचर कौन सा था, कोवेलेंट मतलब सहसंयोजक जैसा। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? इसका मतलब उसने किसको बताया था, सहसंयोजक बंध को, और इसने किसको बताया था, आयनिक बंध को। ये हो जाता है आपका पहला पॉइंट। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं भैया, बोर्ड पे फोकस करना। मेटल और लिगेंड के बीच में जो उपसहसंयोजक बंध बनता है तो कॉमन सी बात है लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसके लिए, मेटल के लिए। तो लिगेंड पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और मेटल पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है हम जानते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से बॉन्ड स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना, और इसका नेचर कैसा हो जाता है, आयनिक जैसा हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं प्लस और माइनस की बात कौन से बॉन्ड में करते हैं, आयनिक बॉन्ड के अंदर बात करते हैं, ठीक है ना। इसको तो अब क्लियर हो गया ना कि उसने किसको बेस माना था, सहसंयोजक बंध मतलब अति व्यापन को। इसने किसको बेस माना है, आयनिक बंध मतलब प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल को, ठीक है ना। चलो इसकी बात तो ये यहां पर हो जाती है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, दूसरे पॉइंट में उसने बोली थी, तो दूसरा पॉइंट बहुत शानदार है। पहला पॉइंट आ गया आप लोगों को समझ में, आउटलाइन क्या बन गई अब हमारी, देखो समझना, लास्ट में हमें आउटलाइन बना दी। आउटलाइन हमारे मन में क्या बन गई, आयनिक बॉन्ड, बस
दिमाग में आयनिक बॉन्ड आते क्लियर हो गया कि हाँ अब हमें क्या लिखना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर कि हमने किसकी बात कर ली, आयनिक बॉन्ड की। मेटल और लिगैंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेशन, उसका नेचर कैसा होता है, आयनिक जैसा, ठीक है। साइड में कर दो, पहला पॉइंट आयनिक बॉन्ड वाला खत्म। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरे पॉइंट को भी ध्यान से समझना, देखो सुनना ध्यान से। क्या जो ये कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स, हिंदी वाले क्या बोलते हो कॉम्प्लेक्सों को, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनको आप हिंदी में क्या बोलते हो, संकुल बोलते हो, ठीक है ना। तो संकुल का जब फॉर्मेशन होता है ना, तो संकुल बनता है तब तो मेटल की जो 5 ऑर्बिटल है ना वो समान होती हैं, लेकिन जैसे ही संकुल बनने की ओर जाता है तो लिगेंड टक्कर मारता है मेटल की 5d ऑर्बिटल को। देखो ध्यान से समझना, ये मेटल की 5d ऑर्बिटल है। मैं लिख देता हूं मेटल की जो 5d ऑर्बिटल है, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, थोड़ा ज्यादा समझना। ये लो, ये मेटल की 5d ऑर्बिटल है, ठीक। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, और ये डी जेड स्क्वायर। ये एम और एम एन प्लस, मतलब मेटल भी हो सकती है या फिर उस पर चार्ज भी हो सकता है। चलो ठीक है ना। अब देखो ध्यान से समझिए, ये डी की कितनी ऑर्बिटल होती है, 5, जिनमें आपको होता है शुरू की 3 को हम क्या बोलते हैं, T2G कक्षक। इनको हम क्या बोलते हैं, T2G कक्षक। टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब क्या होता है, ट्रिपली डिजनरेट। और ईजी, इन दो को हम क्या बोलते हैं, ईजी कक्षक। ईजी को क्या बोलते हैं, डबली डिजनरेट। तो देखो सुनो मेरी बात, ये हो गई आपकी T2G कक्षक और ये हो गई आप लोगों की ईजी कक्षक। एक बार फिर बता देता हूं भैया, डी की कितनी ऑर्बिटल होती हैं, 5 ऑर्बिटल होती हैं, जिनको हम किसके नाम से जानते हैं, बोर्ड पर फोकस करो, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, जिनमें डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, एक बार फिर सुनना, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, इनको हम T2G सेट बोलते हैं। और डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनको हम क्या बोलते हैं, ईजी सेट। तो देखो कॉम्प्लेक्स बनने से पहले तो कॉम्प्लेक्स बनने से पहले मेटल की 5d ऑर्बिटलों की एनर्जी समान होती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो कॉमन सी बात है, कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो मेटल से कौन टकराने के लिए आएगा, लिगेंड टकराने के लिए आएगा। और आपको पहले ही बता देते कि लिगेंड कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और एक कौन होते हैं, दुर्बल मतलब वीक लिगेंड, ठीक है ना। अब आपको ये बता दी कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड टक्कर मारेगा तो गैप क्या होगा, ज्यादा, और वीक लिगेंड टक्कर मारेगा तो गैप क्या होगा, कम। अब मैंने आपको क्या बात बोली थी कि वहां पर एक्सप्लेन जरूर किया था बीबीटी में, लेकिन वो बात बीबीटी ने नहीं, वो बात कौन बोली है, सीएफटी बोली है। जब मैंने बोली ना कि भाई ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड टक्कर मारता है तो गैप ज्यादा हो जाता है, और वीक लिगेंड टक्कर मारता है तो गैप क्या होता है, कम। ये बात बीबीटी ने नहीं बोली थी, ये बात किसने बोली थी, सीएफटी ने। वो तो वहां पर उस टॉपिक पे एक्सप्लेन कर रहा था, इसलिए मैंने पूरे को ही बता दिया था आप लोगों के लिए। जबकि वो बात वहां पर बीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं की, वो बात किसने एक्सप्लेन की थी, सीएफटी ने। मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग। तो सुना मेरी बात, आते हैं अपने टॉपिक पे। डी की 5 ऑर्बिटल है, पांचों की एनर्जी सेम है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा तो लिगेंड टक्कर मारता है मेटल की 5 डी ऑर्बिटल को। तो जैसे ही मेटल की 5 डी ऑर्बिटल को लिगेंड टक्कर मारता है तो कुछ उनका क्या हो जाता है, स्प्लाइटिंग, मतलब उन कक्षकों को क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। उन ऑर्बिटलों की क्या हो जाती है, स्प्लाइटिंग हो जाती है। स्प्लाइटिंग हो जाती है तो देखो T2G सेट अलग हो जाता है और EG सेट अलग हो जाता है। एक बार फिर सुन लेना भैया, कॉम्प्लेक्स बनाने से पहले मेटल की जो 5d ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी सेम होती है, ये लोग पांचों की एनर्जी सेम होती है। लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में आपको पता है मेटल और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन होगा, अंतरक्रिया होगी, ठीक है ना। तो जैसे ही लिगेंड टक्कर मारता मेटल की 5d ऑर्बिटलों को, तो जो उनकी जो ऑर्बिटल है ना T2G और EG, उनके बीच में स्प्लाइटिंग हो जाती है, मतलब T2G सेट नीचे चला जाता है, EG सेट ऊपर चला जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कौन सा कॉम्प्लेक्स ले लो। जैसे आपने अष्टफलकीय संकुल लिया तो T2G नीचे रहेगी, EG ऊपर रहेगी। लेकिन चतुष्फलकीय संकुल में आप लोगों ने खूब सुना होगा कि चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये ऑर्डर उल्टा हो जाता है, मतलब EG तो कहां पर चली जाती है, नीचे, और T2G कहां पर चली जाती है, ऊपर। और ये भी हमारे सिलेबस में है, ठीक है ना। तो मैं इनकी स्प्लाइटिंग करके बता देता हूं। देखो पांचों की डी ऑर्बिटलों की एनर्जी सेम है। अभी लिगेंड टक्कर नहीं मार रहा है, अब लिगेंड ने टक्कर मार दी तो इनकी एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ये किस स्टेट में चले गए, उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट। तो देखो ये किस में चले गए, उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट। मैं उसको मिटा देता हूं, जगह तुम पढ़ रही हो मुझे। ये किस में चले गए, उत्तेजित अवस्था मतलब एक्साइटेड स्टेट। ध्यान से समझते चलना लेक्चर को। ये लो, ये हो गई आपकी T2G सेट, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, इसको कौन सा सेट बोलेंगे, T2G सेट। और ये हो गई आपकी डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, और ये हो गया आपका
dx² 2y² और ये हो गया आपका dz²। अब देखो सुनो मेरी बात, इसको कौन सा सेट बोला है मैंने, ईजी सेट बोला है। एक बार फिर सुन लेना, ये कौन सा सेट हो गया, T2G सेट हो गया, ऊपर वाला आपका कौन सा सेट हो गया, ईजी सेट हो गया। अच्छा, इसको बोलते हैं आप औसत ऊर्जा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एवरेज एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं, औसत ऊर्जा, एवरेज एनर्जी। और आप जितना भी फोकस है मेरे ऊपर करते चलना आप लोग। देखो सुनो मेरी बात, मेटल की 5 डी ऑर्बिटलों की एनर्जी सेम थी, लिगेंड ने टक्कर नहीं मारी है, लेकिन जैसे ही लिगेंड टक्कर मारता है तो इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है। मतलब ये ऑर्बिटल क्या हो जाती है, उत्तेजित, मतलब एक्साइटेड स्टेट में आ जाती है। उत्तेजित अवस्था मतलब एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, टक्कर मारने के बाद उनकी स्प्लाइटिंग हो जाती है डी की 5 ऑर्बिटलों की। डी की कितने सेट होते हैं, मतलब कितनी ऑर्बिटल होती है, 5। उनकी स्प्लाइटिंग मतलब विभाजन हो जाता है, जिनमें T2G तो नीचे की ओर चली जाती है और EG कहां पर चली जाती है, ऊपर की ओर। लेकिन जो अभी मैं डायग्राम बना रहा हूं ना, ध्यान में रखने में, अष्टफलकीय संकुल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बना रहा हूं। अगर इसी को मैं टेट्राहेड्रल के लिए बनाऊंगा ना, तो ये तो कहां पर आ जाएगी, नीचे, और ये जो T2G है ना, ये कहां पर चली जाएगी, ऊपर। हालांकि जब उसकी बात करेंगे, जब बता दूंगा, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं चीजों को, ठीक है ना। अभी तो मैं चीजों को आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूं, समझा रहा हूं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपने T2G सेट बोल दिया और इसको आपने क्या बोल दिया, EG सेट। अब सुनो, क्या यार एक बात बताओ, जब टक्कर मारता है ना, टक्कर लिगेंड टक्कर मारता मेटल की में, तो यार कॉमन सी बात है, एनर्जी भी रिलीज होगी, ठीक है ना। तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, जिसको आप शॉर्टकट में बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। कैसे, इधर देखो, ये जो टक्कर मारने के बाद जो एनर्जी रिलीज हुई है ना, उसको बोलते हैं आप CFSE। इधर देखो इंग्लिश मीडियम वाले, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। आगे नहीं मैं बात समझे, इसको हम क्या बोलते हैं, CFSE, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। जैसे, या इसको ऐसे बोल सकते हो, डेल ओ का मतलब मैं किसके लिए बता रहा हूं, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय के लिए बता रहा हूं। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 10 DQ। देखो, या तो आप CFSE लिख सकते हो, या डेल ओ लिख देना। डेल मतलब डिफरेंस कर रहे हैं, अरे यार डिफरेंस कर रहे हैं T2G EG का, किसके लिए डिफरेंस कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल के लिए बता रहा हूं मैं अभी समझाने के लिए, ऑक्टाहेड्रल को मैंने बेस मान लिया, ठीक है ना। उसके बाद 10 DQ, क्योंकि आप लोगों को पता है टक्कर मारने के बाद ये औसत ऊर्जा से इसकी एनर्जी कितनी इंक्रीज होती है, प्लस 0.6 डेल ओ, या क्या बोल सकते हो 6 DQ, और ठीक है। और इसकी कितनी डिक्रीज हुई है, कितनी घटी है, -0.4 डेल ओ, या फिर क्या बोल सकता हूं 4 हो गए ना, तो ये हो गया 4 DQ। ये लो, एक बार फिर सुन लेना भैया, मेटल की 5 डी ऑर्बिटल है, लेकिन टक्कर मार रहा है, टक्कर मारते उनकी एनर्जी एक्साइटेड हो जाती है, मतलब उनकी वो कौन सी उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं। उत्तेजित अवस्था में चलने के बाद उसकी 5 डी ऑर्बिटलों को क्या हो जाता है, विभाजन मतलब स्प्लाइटिंग हो जाती है। स्प्लाइटिंग होने के बाद T2G सेट नीचे की ओर चला जाता है और EG सेट कहां पर चला जाता है, ऊपर की ओर। ये कौन से कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं मैं, अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स की, मतलब ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये कौन सा सेट हो गया, T2G, और ये कौन सा सेट हो गया, EG। ये हो गई आपकी एवरेज एनर्जी। तो एक बात होता है, टक्कर दे रहे हो आप, किसी को कॉलिजन कर रहे हो, टक्कर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉलिजन। किसी से आप टक्कर मार रहे हो, कॉलिजन कर रहे हो, तो कॉमन सी बात है, एनर्जी भी रिलीज होगी। तो यहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, CFSE, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसको आप CFSE लिख दो, डेल ओ लिख दो, या 10 DQ लिख दो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल के में, इसलिए मैंने ऑक्टाहेड्रल को बेस मान लिया। हालांकि ये सिलेबस में आगे जाकर फिर डिस्कशन करूंगा मैं इस पे। चलो ठीक है, ये एवरेज एनर्जी से ये EG की एनर्जी कितनी इंक्रीज हो जाती है, प्लस 0.6 डेल ओ, और इसकी कितनी डिक्रीज हो जाती है, -0.4 डेल ओ, ठीक है ना। इसकी कितनी हो जाती है 6, और इसकी कितनी हो जाती है 4। और आपको पता है एनर्जी नीचे से ऊपर जाने पर इंक्रीज होती है, मतलब बढ़ती है। ये आपकी एनर्जी रही। एक बात फिर देख लो भैया, एवरेज एनर्जी से, औसत ऊर्जा से EG की एनर्जी कितनी इंक्रीज होती है, प्लस 0.6, और कितनी डिक्रीज होती है, -0.4। हिंदी वाले हो, कितनी बढ़ती है, प्लस 0.6, और कितनी घटती है, -0.4। इस तरीका से इतने कितने पॉइंट हो गए, तीनों को फिर रिपीट कर देता हूं। पहला, मेटल और लिगेंड के बीच में जो उपसहसंयोजक बंध होता है उसका नेचर सहसंयोजक जैसा नहीं होता, उसका नेचर कैसे होता है, आयनिक जैसा। दूसरा, कॉम्प्लेक्स बनने से पहले मेटल की 5 डी ऑर्बिटलों की एनर्जी क्या होती है, सेम, लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो उसकी ऑर्बिटलों को क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, स्प्लाइटिंग हो जाती है,
जिनमें से कुछ की एनर्जी तो घट जाती है, कुछ की एनर्जी बढ़ जाती है। डिपेंड करेगा आप कौन सा कॉम्प्लेक्स ले रहे हो, ऑक्टाहेड्रल ले रहे हो, टेट्राहेड्रल ले रहे हो, स्क्वायर प्लेन ले रहे हो, हिंदी वाले हो, अष्टफलकी ले रहे हो, चतुष्फलकी ले रहे हो, या वर्गाकार समतलीय ले रहे हो। आगे नहीं बढ़वा समझ में, क्योंकि यही बात उसने किसने बोली थी, बीबीटी ने। ऑक्टाहेड्रल लिया था, अरे काफी कॉम्प्लेक्स है जिनकी शेप ऑक्टाहेड्रल थी, काफी कॉम्प्लेक्स थे जिनकी शेप टेट्राहेड्रल थी, कुछ ऐसे थे जिनकी स्क्वायर प्लेनर थी। उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कौन कर रहा है, सीएफटी, और बढ़िया अच्छी तरीका से वो एक्सप्लेन भी कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग, ठीक है ना। तो ये दूसरा पॉइंट क्या हो गया आप लोगों को, कि जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन से पहले मेटल की पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, संकुल का निर्माण होता है, तो उनकी 5 डी ऑर्बिटलों का विभाजन हो जाता है, जिनमें से कुछ की एनर्जी तो घट जाती है, कुछ की एनर्जी बढ़ जाती है। डिपेंड करेगा चतुष्फलकी ले रहे हो, अष्टफलकी ले रहे हो, वर्गाकार समतलीय ले रहे हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कि भाई कॉमन सी बात है, अगर किसी को टक्कर मारे तो एनर्जी रिलीज होगी, और अगर एनर्जी रिलीज होगी तो जो रिलीज हुई एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, सीएफएसी, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, सीएफएसी। अब एक चीज और सुन लो, सीएफएसी की वैल्यू हमेशा या तो जीरो होगी या फिर नेगेटिव में। ध्यान में रखना, सीएफएसी की वैल्यू कभी भी पॉजिटिव में नहीं आती, क्योंकि सीएफएसी एक एनर्जी होती है और एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। मेरी बात समझ में आई नहीं आई, सीएफएसी यहां पर एनर्जी है, रिलीज हो रही है, इसलिए सीएफएसी की वैल्यू कभी भी ना ही तो पॉजिटिव में आएगी, ये या तो जीरो हो सकती है या फिर नेगेटिव में। और ये आगे जाके जब इसका टॉपिक चलेंगे ना आगे, जब मैं आपको इस चीज को रिपीट करूंगा मैं, क्या सीएफएसी की वैल्यू पॉजिटिव कभी नहीं आती, या तो फिर नेगेटिव आती है, या फिर क्या आती है, जीरो। ये डिपेंड करेगा जब कॉम्प्लेक्सों के एग्जांपल लेंगे। अभी तो हम उसकी थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। 3 पॉइंट है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। पहला पॉइंट आप लोगों का क्या था कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो उपसंयोजक बंध बनता है उसका नेचर कैसे होता है, आयनिक जैसा। पहला साइड में करो। दूसरा हमने क्या बोला कि कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं होने से पहले मेटल की 5 डी ऑर्बिटलों की एनर्जी क्या होती है, सेम, लेकिन जैसे ही लिगेंड टक्कर मारता है मेटल की 5 डी ऑर्बिटलों से, तो वो कौन सी अवस्था में आ जाते हैं, उत्तेजित अवस्था में, मतलब एक्साइटेड स्टेट में। तो उनकी जो ऑर्बिटल है ना 5, उनकी क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, स्प्लाइटिंग हो जाती है, जिनमें से कुछ की एनर्जी तो घट जाती है और कुछ की एनर्जी बढ़ जाती है। डिपेंड करेगा आप कौन सा कॉम्प्लेक्स ले रहे हो। जैसे अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स ले रहे हो तो T2G की नीचे रहेगी, EG की ऊपर रहेगी, और चतुष्फलकी ले रहे हो तो आप लोगों को पता है EG नीचे आ जाएगी, T2G ऊपर आ जाएगी। जब इनके हमारे पर्सनल सिलेबस में है इस चीजें, ठीक है ना। इसके बाद इन्हीं चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे, वो अगले लेक्चरों में आती जाएंगी वो सारी चीजें, ठीक है ना। कितने पॉइंट हो गए, 2, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये हुआ कि भाई अगर आप किसी को टक्कर कॉलिजन मार रहे हो तो एनर्जी भी रिलीज होती है, और रिलीज एनर्जी को या निकली हुई ऊर्जा को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। और इस तरीका से आपके कितने पॉइंट हो गए, 3। याद कोई तकलीफ नहीं आ रही यार, वो हाल CFBBT का था और वो यार मैं CFT का करने वाला हूं, अब भी याद करवा दूंगा। अभी तो 3 पॉइंट याद हो गए, जैसे मैं लेक्चर को खत्म करूंगा आप सब 5 पॉइंट है इसके, 5 पॉइंटों को बहुत अच्छी तरीका से बोलने लगोगे, सर कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथे पॉइंट की बात हुई कि मैंने आपको बीबीटी में क्या बोली थी कि बीबीटी कलर प्रॉपर्टीज को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सका, और इसने इतना शानदार तरीका से एक्सप्लेन किया था। आगे इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे। देखो CFT थ्योरी की जब एप्लीकेशन की बात करेंगे तो आगे एप्लीकेशन के अंदर इसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और कलर प्रॉपर्टीज को इतने शानदार तरीका से एक्सप्लेन करा है। और अभी आप लोगों के लिए एक एग्जांपल देता हूं, डीडी ट्रांजिस्टर और आवेश स्थानांतरण हमारे सेकंड ईयर के भी सिलेबस में और थर्ड ईयर के भी सिलेबस में। तो डीडी ट्रांजिस्टर और चार्ज ट्रांसफर मतलब आवेश स्थानांतरण, इसी के कॉन्सेप्ट था, जिसने कलर प्रॉपर्टीज को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शानदार तरीका से एक्सप्लेन किया। और ये हो जाता है आपका चौथा पॉइंट, क्या कि विभिन्न ऊष्मागतिक गुणों का ये जो अपनी थ्योरी है CFT वो अच्छे तरीका से अध्ययन करती है, जैसे स्पेक्ट्रमी व्यवहार, रंगीन प्रकृति, स्पेक्ट्रमी व्यवहार, कलर प्रॉपर्टी मतलब रंगीन प्रकृति, उसके बाद चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इनको बहुत अच्छी तरीका से एक्सप्लेन करती हैं। और ये कितने हो जाते हैं इसके 4 पॉइंट। और 5वां लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आपका ये होता है कि जो आप लोग T2G और EG का जो गैप होता है ना, CFSE जिसको आप CFSE बोले, इसकी एनर्जी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। मतलब इनका डिफरेंस कितना होना है, कहने का मतलब है T2G और EG का जो पूरा डिफरेंस है वो कितना होता है, 10 dQ। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। और ये होता है आपका 5वां पॉइंट, ठीक है ना। ये होते हैं CFT के 5 पॉइंट। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 5वें पॉइंट को एक बार फिर समझा देता हूँ। 5वें पॉइंट में कुछ नहीं है, उसने ये बोली थी कि जो T2G और EG है ना, इसका जो गैप होगा ना वो पूरा कुल मिलाकर 10 dQ होगा, या डेल ओ बोल दो, ठीक है ना।
T2G और EG का जो गैप है ना वो कितना होगा, 10 DQ बोल दो या उसको CFSE बोल दो या फिर उसको क्या बोल दो, डेल O। अगर टेट्राहेड्रल के रेस्पेक्ट में देख ले तो डेल T बोल दो, T का मतलब टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर के रेस्पेक्ट में बोल दो डेल SP बोल दो, S का मतलब स्क्वायर और P का मतलब प्लेनर, ठीक है ना। तो उनके जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो वहां पर वही चीज लिख देंगे। ये हो जाते हैं इसके 5 पॉइंट। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। CFT थ्योरी ने BBT की लिमिटेशन को दूर किया। कौन कौन सी लिमिटेशन दूर किया वो अभी बात समझ में आ जाएगी। BBT ने क्या बात बताई थी कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो उपसंयोजक बंध होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, उसका नेचर कैसा होता है, सहसंयोजक बंध जैसा होता है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड जैसा होता है। दूसरे पॉइंट में उसने क्या बात बोली थी, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग कौन सा होता है सहसंयोजक, और इसके अकॉर्डिंग कौन सा होता है आयनिक, क्योंकि इसने क्या बात बोली थी कि प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है और अट्रैक्शन फोर्स से कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन होता है। दूसरा पॉइंट इसका क्या हो गया कि उसने क्या बात बोली थी इसने CFT ने कि जब मेटल और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता है उससे पहले तो मेटल की पांचों डी ऑर्बिटलों की एनर्जी सेम होती है, लेकिन जैसे ही उनमें इंटरेक्शन होता है, अंतरक्रिया होती है, फिर वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उनकी 5 डी ऑर्बिटलों की एनर्जी सेम नहीं रह पाती। कुछ की एनर्जी घट जाती है और कुछ की एनर्जी बढ़ जाती है। डिपेंड करती है आप कौन सा कॉम्प्लेक्स देख रहे हो, अष्टफलकीय देख रहे हो, चतुष्फलकीय देख रहे हो, वर्गाकार समतलीय देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग घट और बढ़ जाएंगी। तीसरे पॉइंट में उसने क्या बोली कि भाई कॉमन सी बात है, अगर लिगेंड मेटल की 5 डी ऑर्बिटल को टक्कर मार रहा है तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो रिलीज होगी ना। तो रिलीज एनर्जी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। कितने पॉइंट हो गए, 3। चौथा पॉइंट उसका क्या हो गया कि भाई इससे CFT थ्योरी विभिन्न ऊष्मागतिक गुणों को बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करता है या स्टडी करता है या एक्सप्लेन करता है, जैसे कि रंग गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चुंबकीय गुण, रंग गुण, कलर प्रॉपर्टीज, चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और स्पेक्ट्रमी व्यवहार, मतलब स्पेक्ट्रमी व्यवहार, इनको बहुत अच्छी तरीके से ये एक्सप्लेन करता है। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आपका 5वां ये था कि जो आपका T2G और EG का जो गैप था ना उसका डिफरेंस कितना होगा, डेल O होगा या CFSE होगा, फिर जाके होगा 10 DQ, ठीक है ना। ये होती है आपके CFT थ्योरी के 5 पॉइंट। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है ना। मैं मानता हूं अब हम बात कर लेते हैं, मैं मानता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इसकी आउटलाइन कैसे ध्यान में रखें, क्योंकि आउटलाइन से अपने तस्वीर बनानी है। भाई समझ में तो आ गई, हम लोगों के समझ में आ गई, तो याद करने के लिए आउटलाइन कैसे बनाए हम। आउटलाइन में पहला पॉइंट आयनिक बॉन्ड, ठीक, आयनिक बॉन्ड आती है, स्टोरी क्लियर कर लेने का, हाँ यार सर मैं ये समझाया और ये लिखना है, और वैसे भी मैं नोट्स में मेंशन करने वाला हूं। अभी आपने समझ लिया, आउटलाइन अभी ध्यान में करवा दूंगा, उसके बाद कॉपी में उतारना और एक बार आपको देखना होगा यार, खेल खत्म यार, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं आ रही है ना, ठीक है ना। तो देखो पहला आउटलाइन क्या हो गई, आयनिक बॉन्ड। दूसरी आउटलाइन क्या हो गई, मेटल और लिगेंड के बीच में ऑर्बिटलों की स्प्लाइटिंग। अब स्प्लाइटिंग में कैसे क्या लिखना है वो आप देख लेना, ठीक है ना, मैं लिखवाऊंगा जब देख लेना, ठीक है। तीसरा पॉइंट CFSE, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, एनर्जी रिलीज हो रही है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तीसरा CFSE हो गया। चौथा किसको एक्सप्लेन करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कलर प्रॉपर्टीज और स्पेक्ट्रमी बिहेवियर, मतलब चुंबकीय गुण, रंगीन प्रकृति और स्पेक्ट्रमी व्यवहार। और 5वां पॉइंट क्या होगा, T2G और EG का गैप कितना होना चाहिए, प्लस कितना 10 DQ। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। इस तरीका से इसके कितने पॉइंट हो गए, 5। ये है आपकी CFT थ्योरी। अब अगले लेक्चर जो मैं अगला लेक्चर लेके आऊंगा उस लेक्चर 7 के अंदर जितना भी मैंने आज लिखाया है, मतलब 5 पॉइंट लिखाए हैं, उन 5 पॉइंटों को आपको मैं कॉपी के अंदर मेंशन करवाऊंगा। जैसे आज समझा दिए 5 पॉइंट आपको समझा दिए, इनको मैं कॉपी में लिखवा के फिर हमारे जो सिलेबस में दे रखा है, हमारे सिलेबस में ये CFT थ्योरी अप्लाई कर रखी है अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे और वर्गाकार समतलीय मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पे अप्लाई कर रखी है। बिल्कुल हमारे सिलेबस में दे रखी है। मैं एक एक पर डिस्कशन करूंगा। पहले मैं अष्टफलकीय पे डिस्कशन करूंगा, फिर मैं चतुष्फलकीय पे डिस्कशन करूंगा, फिर मैं वर्गाकार मतलब स्क्वायर प्लेनर पर डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर तो मैं इतना ही रखूंगा, ठीक है भैया। जिन लोगों ने पढ़ाई चालू नहीं की है वो पढ़ाई चालू कर दो। आप लोग अगर मस्ती कर रहे हो तो अब ये चीज गलत है, क्योंकि काफी दिन हो गए। आप लोग अगर आप सीरियस नहीं हो तो सीरियस हो जाओ आप लोग, ठीक है ना। पढ़ाई आप चालू कर दो, जो लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगले लेक्चर का वेट करो, क्योंकि अगले लेक्चर में 5 पॉइंटों को मैं लिखा दूंगा। अरे समझ में तो आ गए ना, अरे समझ में आ गए यार। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं अगले लेक्चर में डिस्कशन कर लूंगा। कोई भी चीज अगर आपको यहाँ पर ऐसा लगता है कि सर ये थोड़ी कम समझ में आई है, वैसे तो मेरे हिसाब से तो मैंने 5 को अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगा कि किसी पॉइंट में ऐसा लगा कि थोड़ा कम समझ में आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगले लेक्चर में मैं उसका डिस्कशन कर लूंगा कि भाई आपकी किसी की ये प्रॉब्लम रही थी तो उस पर हम दोबारा डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है ना। आपके दिल की शांति को मैं एक बार फिर डिस्कशन कर लेता हूं। पहला पॉइंट आयनिक बॉन्ड के बारे में बोला था, दूसरा पॉइंट क्या स्प्लाइटिंग के बारे में बोली थी, तीसरा पॉइंट किसके बारे में बोला था, CFSE के बारे में, चौथा पॉइंट
रंगीन प्रकृति, चुंबकीय गुण और स्पेक्ट्रमी व्यवहार, और 5वीं T2G का गैप कितना होना चाहिए, प्लस 6 DQ, सॉरी 10 DQ, कितना होना चाहिए 10 DQ, ठीक है ना, जो आप लोगों के सामने, ठीक है ना, ये 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगले लेक्चर का वेट कीजिए। ठीक है, अपना ख्याल रखना।